हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ लक्ष्य नीट फास्ट ट्रैक। और जहां पर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ पहुंच चुके हैं आफ्टर कंप्लीटिंग अमीन्स। और अभी ये जो चैप्टर है ये प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहां पर रिएक्शन के नंबर सबसे कम हो चुके होंगे। जिस चैप्टर का नाम है जो आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से बहुत ज्यादा रिलेटेड, और आप लोगों ने बायो में इस चैप्टर के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ रखा है, विच इज नथिंग बट बायोमोलिक्यूल्स। तो अब हम बायोमोलिक्यूल्स की, वैसे आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द काम जो है बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जो आपके न्यूक्लिक एसिड हो गए, जो आपके आरएनए डीएनए वगैरह हो गए, ये सारा पार्ट जो है आपका, ये आपको हेल्प करता है बायोलॉजी में। बट इनके पीछे भी एक केमिस्ट्री होती है जो जनरली हम बायो में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में तो आने ही वाला है। तो अब केमिस्ट्री में उस पार्ट की हम लोग चर्चा करते हैं, समझते हैं कि भैया बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है इसके अंदर किस किस चीज का डिस्कशन होने वाला है, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। बट याद रख लेना कि हम केवल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हम इसकी बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस क्या हैं और किस किस काम में आता है उसको ना पढ़ के, कि इसके पीछे की स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इसके पीछे की रिएक्शंस थोड़ी बहुत, इसके पीछे का कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, किस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं आज के सेशन की। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट एसोसिएटेड विद बायोमोलिक्यूल्स। सेकेंड पार्ट जो इसके अंदर है वो हम लोग बात करेंगे हमारे सबसे फर्स्ट पोर्शन की, विच इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे किसके ऊपर, ग्लूकोज के ऊपर। पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को निपटाएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट है। फिर आपके अमीनो एसिड वाला पार्ट आ जाएगा, फिर आपका न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट आ जाएगा। वो सारी चीजें इसी के अंदर इंक्लूडेड है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं बोलूं स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, सीधे सीधे आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे थ्योरी को थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में समझने की। मे बी कुछ चीजें आपको लगेंगी कि जो आपके सिलेबस में है, मे बी आपको लगेगा कि चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा में पढ़ाई जा रही हैं। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर इन फ्यूचर क्वेश्चन आ गया बेटा, तो एटलीस्ट आप गलती ना कर बैठो। ठीक है, उसको माइंड में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ाते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। अगर मैं बताऊं तो ये आपका लास्ट चैप्टर है, तो इसके बाद आपको मुझसे तो छुटकारा मिल ही जाएगा, जो आप चाह रहे थे इतने दिनों से, तो वो तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। बट अगर फिर भी किसी को कोई समस्या परेशानी हो, कुछ भी हो, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े से लाइव सेशन कंडक्ट किए जाएं जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मे बी वो आपका नेक्स्ट वाले सेशन से स्टार्ट भी हो जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड, आप रेडी रहना उसके लिए, ताकि हम लोग साथ के साथ डिस्कशन करते हुए चलें। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं भैया बायोमोलिक्यूल्स की, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स आर द मोस्ट एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनेंस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके चलते फिरते रहने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनके अंदर जिन मॉलिक्यूल्स का पार्टिसिपेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपके बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। So these are non-living molecules. These are actually foot soldiers of the battle of subsistence of life. तो आपको अगर जीने के लिए जो एसेंशियल चीजों की रिक्वायरमेंट है बेटा, वो इन्हीं से आती है। ये बड़ी काम की चीजें हैं। वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच है इनकी। आपको पता है आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन सब की जरूरत पड़ती है। चाहे आप बाहर से एक्सटर्नली कंज्यूम करो, चाहे आपकी बॉडी खुद बना रही हो, आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी अपने जीवन जीने के लिए इन सब चीजों की। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बात करूं, दे रेंज फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स and hormones to large macromolecules like proteins, nucleic acid, carbohydrates and lipids। तो ये छोटे छोटे आपके मॉलिक्यूल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, वो भी बायोमोलिक्यूल के अंदर आते हैं। और आपके काफी बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया, या प्रोटीन्स हो गए आपके, उनके अंदर भी ये बायोमोलिक्यूल वाला पार्ट कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल बेसिक है, देखो मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट थ्योरी नहीं है इसके अंदर जो आपको लगे कि याद नहीं हो सकती है। बहुत आसान है। मैं कोशिश करूंगा सारी चीजों को एलेबोरेटली पढ़ाने की। हमारे लिए जो मेन काम की चीज है वो हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के केस में, हम बात करेंगे प्रोटीन के केस में, हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज लिपिड्स के बारे में। ये जो चार चीजें हैं हमारे पास, मेजर क्लासेस जो है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। इनको समझना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो पूरा चैप्टर जो है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हो रखा है। सबसे पहला जो डिस्कशन होगा वो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, और फिर हम बात करेंगे लिपिड्स की। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले
ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम विच बॉडी ऑब्टेन इट्स एनर्जी आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप जितनी भी चीजें खा रहे हो ना, उसके अंदर एक लार्ज पोर्शन जो आप कंज्यूम करते हो वो कार्बोहाइड्रेट का ही होता है, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी का मेन सोर्स कौन सा है? कार्ब होते हैं। आपने देखा भी आजकल तो बहुत ही हाइप बनी हुई है, हाई कार्ब डाइट, लो कार्ब डाइट, और ये फलान ढमकान बना हुआ है। मतलब लोगों ने एक अलग ही इसका मतलब हाइपोथेसिस बना लिया है कि भैया हाई कार्ब से ये हो जाएगा, लो कार्ब से हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल, और आप उस हिसाब से अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कितनी नीड को फुलफिल कर पा रहे हो। ठीक है, मतलब क्या है, आपकी बॉडी को जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है आपको उतना देना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो मेंटेन रहें। इन फ्यूचर अगर आपने डेफिशिएंसी रख के अपने बॉडी को पूरा डेफिशिएट कर लिया और सारी चीजें कंज्यूम हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट इन्हीं चीजों से पूरी होती है। कार्बोहाइड्रेट बॉडी बना नहीं सकती है, उसको बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अलग अलग सोर्सेज मिलते हैं इनके। तो याद रख लेना, मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट में आपका कार्ब आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा और आपका फैट आ जाएगा। ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको खाने से या बाहर की चीजों से मिलते हैं। बॉडी ऐसे मतलब खुद से बनाती नहीं है इनको। ठीक है, सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स विच फ्रॉम विच बॉडी ऑब्टेन इट्स एनर्जी, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, एज कंप्राइज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, उनको हम बोलते हैं कि भैया ये एक तरीके के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक तरीके के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो आपका रहता है। ये मेन पार्ट है इनका इससे एसोसिएटेड। नाउ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच इंक्लूड शुगर्स, फाइबर्स एंड स्टार्चेस। इनके अंदर मेन जो पार्ट है वो क्या है? आपका शुगर हो गया, दूसरा आपका स्टार्च हो गया, और तीसरा आपका फाइबर हो गया। और सेम तरीके से जनरल फॉर्मूला जो है इनका माना जाता है वो क्या है? आपका CnH2n होल n। ठीक है, ऐसे तो नहीं कहूंगा मैं इसको, एक्चुअल में बोलूंगा दिस विल बी CxH2O y। ऐसा कंसीडर किया जाता था कि यही फॉर्मूला होगा, नॉट नेसेसरली हमेशा ऐसा होगा। याद रख लेना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर तरीके के कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला है वो इससे मैच करे। ये एक पुरानी थ्योरी थी जिसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता था कि फॉर्मूला इस तरीके से रहेगा। जैसे आप बात करो C6H2O होल 6, ये हमको पता है क्या होता है? ग्लूकोस होता है। ये हमको पता है ग्लूकोस होता है। तो यहां दोनों वैल्यू x और y की इक्वल हो गई हैं। ये भी हो सकता है C12H2O11, ये भी तो हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं केन शुगर। इसको हम बोलते हैं केन शुगर या सुक्रोस बोलते हैं इसे। इसको हम बोलते हैं सुक्रोस। तो देखो यहाँ ये दोनों वैल्यू अलग अलग भी हो सकती हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपके CnH2n होल n ही हो। जनरल फॉर्मूला इस तरीके से हो सकता है CxH2Oy। ठीक है, वाटर का एक मेजर चंक इनके अंदर रहता है। तो ये आपके अलग अलग फॉर्मूले से मैंने लिखकर बताया। ऐसी पुरानी डेफिनेशन मानी जाती थी कि इस तरीके का फॉर्मूला होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूले को फॉलो करे। अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग भी हो सकते हैं। नोट कर लो इसको भाई फटाफट से। ठीक है, चलो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है क्लासिफिकेशन बड़ा ही आसान सा है। कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जो बहुत सिंपल हैं, और कुछ कैटेगरी के कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। सिंपल में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके पास मोनोसेक्राइड्स आते हैं और डाइसेक्राइड्स आते हैं। इसके अंदर आपके केवल मोनोसेक्राइड्स आते हैं और डाइसेक्राइड आते हैं। अभी बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, फर्दर बात करेंगे। मैं केवल आपको बता रहा हूं, मोनो में ग्लूकोस, फ्रक्टोस और गैलेक्टोस, ये मेन कंपोनेंट है आपके। डाइसेक्राइड में माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोस, ये हैं जो हम पढ़ते हैं जनरली। फिर आते हैं पॉलीसेकेराइड्स, जिसके अंदर स्टार्च भी आ जाता है, फाइबर भी आ जाते हैं और ग्लाइकोजन्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ये सारा पार्ट आता है आपका पॉलीसेकेराइड के केस में। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ये आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा, ऐसे फिक्र लेने वाली बात नहीं है इसके अंदर। अगर मैं बात करता हूं मोनोसेकेराइड्स की, अगर मैं बात करता हूं आपसे मोनोसेकेराइड्स की, तो इनका मतलब क्या होता है? सो बेसिकली दीज आर दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इनको मैं फर्दर आपका हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता हूं,
इनको मैं फर्दर आपका हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता हूं सिंपल यूनिट्स में, याद रख लेना। सो देयर जनरल फॉर्मूला इज CH2OON, CH2O होल N, और यहां पे N जो है वो जनरली आपका 3 से 7 या 3 से 8 तक चलता है, ठीक है। N की वैल्यू जो है आपकी वो 3 से 7 या 3 से 8 तक चलती है। जनरली जो हम पढ़ते हैं सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है वो आपका C6H12O6 होता है, विच इज ग्लूकोज इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। फ्रक्टोज का भी सेम फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो आप देखते हो इस तरीके के कंपोनेंट हम लोग पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं डेफिनेटली। तो बेसिकली इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, उस कैटेगरी को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। सेम तरीके से अगर मैं आगे की बात करूं डाइसैकेराइड्स के बारे में, सो बेसिकली ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको मैं हाइड्रोलाइज कर सकता हूं और वो 2 यूनिट देते हैं मोनोसैकेराइड्स की, जो हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 यूनिट्स देते हैं मोनोसैकेराइड की। कि अगर मैं किसी भी डाइसैकेराइड की बात करूं और इसको हाइड्रोलाइज करूं, तो यहां से आपको मोनोसैकेराइड 1 एज वेल एज मोनोसैकेराइड 2 ये मिल जाएंगे। आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मोनोसैकेराइड के, वो सेम भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन दी कॉम्पोजिशन ऑफ योर डाइसैकेराइड, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे जनरली जब सुक्रोज को करते हैं तो आपको ग्लूकोज ग्लूकोज उसके अंदर मिल जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज भी मिल जाता है, दैट डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ डाइसैकेराइड यू आर यूजिंग, उस पर डिपेंड करेगा। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर आपके एग्जांपल आ जाएंगे, सुक्रोज का भी आ जाएगा, इसके अंदर आपका एग्जांपल माल्टोज भी आ जाएगा, लैक्टोज भी आ जाएगा। जैसे सुक्रोज का मैंने आपको बताया था कि ये आपका फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों दे देता है, ये दोनों दे देता है इसके अंदर, क्योंकि आप बॉन्डिंग में देखोगे सुक्रोज के अंदर एक बॉन्डिंग होती है इसके OH और इसके OH के साथ, जहां पर H2O निकल जाता है और ऑक्सीजन के साथ लिंकेज होती है। इस लिंकेज को बेटा पहली बात तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, इस लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आप देखोगे ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में बना हुआ है, एक पार्ट आपका ग्लूकोज का है और एक पार्ट आपका फ्रक्टोज का है। तो आप जब इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो यही पार्ट टूटेगा, एक पे H और एक पे OH चला जाएगा, तो फिर से आपके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक ग्लूकोज बनेगा एक फ्रक्टोज बनेगा। माल्टोज को करते हो तो ग्लूकोज ग्लूकोज दोनों बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जनरल फॉर्मूला चलता है। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला जो है देखने को मिलेगा, फॉर्मूला जो आपको देखने को मिलेगा इनके केस में C12H22O11 इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्मूला। क्लियर है? आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। देख लो भाई, देख लो फटाफट से, देख लो इसको, जल्दी जल्दी से देख लो इसको, बढ़िया तरीके से देख लो इसको। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स में देखोगे बेसिकली ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस के बाद आपको ज्यादा नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ये आपको लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है बेटा, पॉलीसैकेराइड होता है। बेसिक डिस्कशन की बात कर रहे हैं। इसको देखोगे मोस्ट कॉमनली अकरिंग पॉलीसैकेराइड जो हम यूज भी करते हैं वो हमारे पास स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन ये आते हैं। इस केस में देखो इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H10O5 होल N। अब ये जो N है आपका, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ये आपका 100 से 3000 तक हो सकता है, इतना बड़ा चंक है इसके अंदर, स्टार्च के अंदर जो पॉलीसैकेराइड है। या फिर आप देखोगे इसके अंदर बेसिकली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये आपको लार्ज स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड करता है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आपके मोनोसैकेराइड के जो हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर, आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। ये दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी, ये पूरा पोर्शन जो है आपको मोर और लेस थ्योरी जैसा ही दिखेगा, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर बात करें मोनोसैकेराइड्स की तो बेसिकली ये क्या है, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन माने जाते हैं, which cannot be hydrolyzed into simple हाइड्रोकार्बन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं बात करूंगा इसके केस में, आपको पता है कि जो आपके पास मोनोसैकेराइड्स हैं, इनकी 2 कैटेगरी होती हैं। या तो इनके अंदर पहली बात एल्कोहलिक ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, एल्कोहल OH तो रहता ही रहता है इनके अंदर, साथ में इनके अंदर एल्डिहाइड भी हो सकता है,
या फिर इनके अंदर OH ग्रुप तो रहता ही रहता है और साथ में कीटोन ग्रुप भी रह सकता है, साथ में इनके अंदर कीटोन भी रह सकता है। ये दो स्पीशीज होने के चांसेस होते हैं इनके अंदर, ये दो स्पीशीज होने के चांसेस रहते हैं। अगर इसमें एल्डिहाइड है तो इनको हम बोलते हैं एल्डोज, और अगर कीटोन होते हैं तो इनको हम बोलते हैं कीटोज। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो अगर आप देखोगे मोनोसैकेराइड्स ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स हैं जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, और इनके अंदर आपको दिखेगा एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा तो इनको एल्डोज बोलेंगे, और अगर कीटोन ग्रुप दिखेगा तो इनको हम कीटोज बोलेंगे। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। देखो भाई बहुत इजी इजी चीजें हैं, बहुत इजी इजी चीजें, लगता है कि बहुत टफ है, थ्योरी है, क्योंकि बस थ्योरी याद रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी से ही आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन दे विल बी फ्रॉम थ्योरी ओनली। ठीक है, नाउ दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे। अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोजेस हो जाएंगे, 4 है तो टेट्रोजेस हो जाएंगे, 5 है तो पेंटोजेस हो जाएंगे, 6 है तो हेक्सोजेस हो जाएंगे। मतलब ये आगे आप एल्डो हेक्सोजेस हो जाएंगे या कीटो हेक्सोजेस हो जाएंगे, डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, तो आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे एक्चुअली कंटेन। आपके कार्बन एटम पे डिपेंड करेगा, ये याद रख लेना, उसके आधार पे आप इसको डिवाइड कर सकते हो फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर मैं सेम तरीके से बात करता हूं तो आप देख लो 3 कार्बन है तो ट्रायोजेस हो जाएंगे, जिसके अंदर एल्डोजेस और कीटोजेस अलग अलग होंगे, 4 पे टेट्रोजिस, 5 पे पेंटोजिस, 6 पे हेक्सोजिस, 7 पे हेप्टोसिस। हेक्सोजिस वाले में आपके सबसे कॉमन आते हैं यहाँ पे आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज जो है वो एल्डिहाइड कंटेनिंग है, और जो फ्रक्टोज है आपका वो आपका कीटोन कंटेनिंग है। ठीक है, वो कीटोन कंटेनिंग है। क्लियर है, एरिथ्रोज आ जाएगा, एरिथ्रोलोज आ जाएगा। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड्स आ जाएंगे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आ जाएगा, सेम तरीके से आपका राइबोस आ जाएगा, राइबुलोस आ जाएगा। ये आपके एल्डोज और कीटोन्स पे फर्क है। ठीक है, ये कीटोसिस है शायद, हाँ ये टाइपो एरर है, कीटोन्स नहीं है, दिस विल बी कीटोसिस। जैसे एल्डोसिस थे वैसे ही कीटोसिस है। ठीक है, अगली बात समझ में। तो हमें कुछ कॉमन कॉमन ही पढ़ने हैं, उसी से हमारा काम है, बाकी हमें कोई इतनी फिक्र नहीं लेनी है, हमको इतनी चिंता नहीं करनी है, इतनी चिंताजनक स्थिति है भी नहीं। अब एक कॉमन चीज है जिसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, वो क्वेश्चन आता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के ऊपर, कि भैया इनका क्या मतलब है, इनका क्या मतलब है ये बता दो जरा। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट विच इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन और फेलिंग सोल्यूशन, उनको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। जो सिल्वर मिरर मिरर टेस्ट जो है जो देने के लिए कैपेबल होते हैं वो आपके सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। और ये वाले टेस्ट की बात हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, जहां पे एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में हमने डिफरेंशिएशन किया था। और अगर मैं बात करूं इसके केस में, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज के पास कीटोन होता है। कीटोन आपका ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता है क्योंकि इतना आसान नहीं है। एल्डो जो आपका एल्डिहाइड है वो आपका ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है, मतलब सिल्वर को उसके सॉल्ट से रिड्यूस कर देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा। तो आप इन दोनों में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ग्लूकोज की आपकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों में फर्क है। They are basically reducing sugars, while those which do not contain or which do not reduce these solutions are called as non-reducing sugars. जैसे सुक्रोज की बात करते हैं, सुक्रोज इज non-reducing। अगर लास्ट वाला कोई भी ऐसा ग्रुप है जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है, इन सब में फ्री होते हैं, इन सब में फ्री होते हैं ग्रुप, इसमें तो ग्लूकोज में तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी फ्री रहता है और नीचे की तरफ जो CH2OH ग्रुप है वो भी फ्री रहता है। जो आपका वो वाला पार्ट है फ्रक्टोज, उसमें CH2OH ग्रुप फ्री रहता है, मतलब इनके अंदर टेंडेंसी है कि ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकते हैं, जैसे आपका सुक्रोज, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है और इसीलिए ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग आपके टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के रिएक्शन के बेसिस पर पहचाने जाते हैं। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अभी केवल हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर से एसोसिएटेड, केवल बेसिक्स की बात कर रहे हैं हम।
चलो जी आगे बढ़े, अब समझते हैं। ग्लूकोज की अगर बात करें, इट इज मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला विच इज C6H12O6। अगर मैं स्पेसिफिकली केवल ग्लूकोज के बारे में बात करूं, हमको पता है कि ये सबसे ज्यादा इजीली आपका अवेलेबल होता है और मिलता भी खूब है। बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके ग्लूकोज के लिए। इट अकर्स इन द फ्री स्टेट इन राइप ग्रेप्स, विच इज ग्रेप शुगर, जिसको हम ग्रेप शुगर बोलते हैं, इन हनी, इन स्वीट फ्रूट्स, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 0.1%। तो ये आपका हर जगह आपको बहुत इजीली मिल जाता है। जितने भी मीठे फ्रूट्स होते हैं ना, उनके अंदर चांसेस हैं कि वो जो स्वीटनेस आई है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज आई है। और आपने मतलब देखा भी होगा कि बॉडी में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है ग्लूकॉन डी वगैरह जैसी ब्रांड आती हैं, वो ये ग्लूकोज ही देती हैं बेसिकली। ठीक है, ये ग्लूकोज ही देती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। अगर आगे बात करूंगा, इन द कंबाइंड स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन मेनी डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस। तो इसको बनाने में ऐसा कोई मतलब बहुत बड़ा रूल नहीं चाहिए। ये आपकी जनरल प्रोसेस जो है, जो हम एक्चुअली में जो आपके प्लांट्स जो हैं जो करते हैं, वो प्लांट्स भी इसी प्रोसेस को करते हैं, वहां से भी आपका ग्लूकोज बनता है। या फिर काफी सारे ऐसे पॉलीसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से आपको ग्लूकोज जो है बहुत आसानी से मिल जाता है। नाउ इट इज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर एंड इट इज ऑल्सो डेक्स्ट्रोरोटेटरी। मेजरली ये देखा गया है कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है एंड इट बिलोंग्स टू डी फैमिली ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, देयरफॉर ग्लूकोज इज नोन एज अ डेक्सट्रोज। इसको हम बोलते हैं डेक्सट्रोज बोलते हैं। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि ये डी फैमिली का मतलब क्या है, किस तरीके से डिराइव किया गया है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अभी इस बेसिक को समझो, क्योंकि इस पार्ट में आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि आपकी ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से काम करती है। हम जब बात करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स की, तो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, एक लीवो रोटेटरी, वो होते हैं स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। फिर आते हैं आपके कैपिटल डी और कैपिटल एल वाले, ये एक्चुअली में आते हैं, इनको हम बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। एक आपने पढ़ा होगा आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एक आता है आपका डी और एल, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल डी कैपिटल एल वो आता है ग्लिसरैल्डिहाइड के बेसिस पे, कि ग्लिसरैल्डिहाइड में भी दो पार्ट होते हैं, डी और एल। अगर आपका लेफ्ट साइड में OH ग्रुप आता है तो वो आपका एल हो जाता है, और राइट साइड में आता है तो डी हो जाता है। तो अगर उसी के कंपैरिजन में इन सभी केसेस में जितने भी आपके मोनोसैकेराइड्स हैं, इनमें अगर पेनल्टीमेट कार्बन को देखूं और उसके OH ग्रुप को देखूं, तो अगर वो लेफ्ट में आता है तो आपका एल बनता है, और अगर राइट में आता है तो वो डी बनता है। ठीक है, तो इसमें भी चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर की, जब बात करेंगे तब हम चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो, जैसा मैं आपको बता रहा था, ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है इसकी आपके सामने मैंने रख दी है। ये आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर आपके सामने रख दी है। मैंने बोला था ग्लूकोज को आपको कि एक एल्डोस है, तो इसलिए आपको यहां पर दिख भी रहा होगा कि एक CHO ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है। ये आपका सबसे आखिरी कार्बन है, उससे पहले वाला कार्बन जो कि पेनल्टीमेट कार्बन है। इसमें OH ग्रुप क्योंकि राइट हैंड साइड में आ रहा है, इसीलिए ये डी ग्लूकोज कहलाता है। क्योंकि ये सारा मामला स्टार्ट होता है आपके ग्लिसरैल्डिहाइड से। अगर मैं इसकी बात करूंगा, CHO OH इससे स्टार्ट होता है। देखो भाई, इससे स्टार्ट होता है सारा मामला, होता है इससे स्टार्ट। देखो भाई, ये मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की।
ये होता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड बेटा, ये होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड बेटा। इसकी अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CHO और इधर आ जाएगा OH बेटा, और इधर आ जाएगा H और ये रहेगा CH2OH, ये रहेगा CH2OH। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो कैपिटल D और कैपिटल L यूज करते हैं ना, ये आता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में। और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड में अगर ये OH जो है राइट हैंड साइड में है तो इसको D बोलते हैं, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है बेटा तो इसको L ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, और उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर आप देखोगे तो जो CH2OH है पेनल्टीमेट कार्बन पे जो OH है इससे पहले वाले पे, तो ये राइट हैंड साइड पे है, इसलिए डी ग्लूकोज हो गया है। क्लियर है? आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। देख लो भाई अच्छे से, देख लो भाई अच्छे से, समझ लो इसको बढ़िया। चलो आगे की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं सुक्रोज, केन शुगर एंड स्टार्च आर दी टू मेजर सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज। इसके दो मेजर सोर्सेज कौन से हैं आपके, एक तो केन शुगर है और दूसरा क्या है, स्टार्च है। एक आपका डाइसेकेराइड है और एक आपका पॉलीसेकेराइड है, जहां से आपको, क्योंकि स्टार्च के अंदर सारे के सारे आपके ग्लूकोज ही होते हैं, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्टेड रहते हैं, तो वहां से आपको लार्ज अमाउंट में हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलता है, ग्लूकोज मिल जाता है। सो प्रिपरेशन ऑफ सुक्रोज, प्रिपरेशन फ्रॉम सुक्रोज तो इज वेरी इजी, कि सुक्रोज जो है एक डाइसेकेराइड है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। अगर इसको हम बॉयल करेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl ले लो या आप डाइल्यूट H2SO4 ले लो, बेसिकली थोड़े से एसिडिक मीडियम में आप ले लो, तो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो बनता है। इसके अंदर क्या बनता है आपका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है इक्विमोलर अमाउंट में। तो बेसिकली आपको यहां से क्या मिल जाएगा, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है आपको मिलता है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस फर्क क्या है कि भैया ये वाला एक एल्डोज है और एक आपका कीटोज है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है दोनों में। क्लियर है? तो प्रिपरेशन तो बड़ी आसान है, आप ये भी कर सकते हो, आप स्टार्ट से भी कर सकते हो। Now it is a polysaccharide which when boiled with dilute H2SO4 at 393 Kelvin under 2 to 3 atmosphere pressure gives a glucose and large amount of glucose। तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप लेते हो तब आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज का काफी भारी अमाउंट मिलता है। ये भी हाइड्रोलिसिस ही है और कुछ नहीं है, ये भी आपका हाइड्रोलिसिस ही है। तो प्रिपरेशन तो वेरी इजी, प्रिपरेशन वेरी इजी। अब अगर मैं बात करूं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि भैया ये पहली बात तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कि प्लेन पोलराइज लाइट को ये क्या करेगा, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। और कैपिटल डी मतलब आया है आपका विद रेस्पेक्ट टू डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, सो इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 419 केल्विन एंड इट आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोहाइड्रेट विद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 319 केल्विन। ठीक है, तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी होगी जो उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से एसोसिएटेड थी। Now it is readily soluble in water but is only sparingly soluble in alcohol and completely insoluble in ether। क्योंकि इसके अंदर पोलर ग्रुप बहुत ज्यादा है भाई, OH 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 बहुत सारे हैं इसके अंदर। तो आप देखोगे कि तो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी एकदम बढ़िया है, चकाचक सॉल्युबिलिटी है, बट अगर वहीं ऑर्गेनिक सॉल्युबिलिटी की बात करोगे, ऑर्गेनिक सॉल्युबिलिटी में बिल्कुल फेल हो जाता है, क्योंकि ये पार्ट बहुत एक्सट्रीमली लेवल पे पोलर है। तो आपका OH ग्रुप बहुत अच्छे तरीके से आपकी बाइंडिंग कर लेते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो बाइंडिंग नहीं हो पाती है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे ईथर वगैरह हो गया, उसके अंदर ये सॉल्युबल नहीं है। नाउ इट इज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर एंड इट इज आल्सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर विद स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 112 डिग्री। तो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये रोटेट करता है 112 डिग्री पर इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन। इट इज देयरफॉर कॉल्ड डेक्स्ट्रोज। तो आपको याद होगा जब भी हम ऑप्टिकल रोटेशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं ना बेटा, तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन लिया जाता है ना, जो 1 डेसीमीटर की ट्यूब होती है जिसके अंदर आप निकालते हो, उसके अंदर एक्चुअली में शुगर का सॉल्यूशन ही लिया जाता है, क्योंकि शुगर आपकी ऑप्टिकली एक्टिव होती है। ठीक है,
तो आपको याद रखना है। नाउ ग्लूकोज हैज अ वेरी स्वीट टेस्ट बट इज अबाउट 3/4 एज स्वीट एज सुक्रोज। तो ग्लूकोज है तो मीठा बट सुक्रोज के कंपैरिजन में केवल 3/4 स्वीटनेस है इसकी। हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनर तो बहुत सारे हैं जिनकी स्वीटनेस इससे मल्टीपल फोल्ड मतलब ज्यादा है, बट प्रॉब्लम यही कि उनके कॉन्सिक्वेंसेज भी कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, बॉडी में किसी न किसी तरीके का हैम्पर वो जरूर करते हैं। ठीक है, तो अभी उसकी बात नहीं करते हैं, बट हाँ बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो मुझे पता है इसकी स्ट्रक्चर में OH ग्रुप है काफी सारे। तो अगर मैं OH के साथ करूंगा तो देयर आर 4 प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो अगर आप देखोगे आपको प्राइमरी वाले ग्लूकोज तो बहुत सारे जो अल्कोहलिक ग्रुप हैं वो बहुत दिख जाएंगे इसके अंदर, बट साथ में आपको एक जो है, सॉरी ये मेरे ख्याल से ये उल्टा है बेटा, ये 4 आपको दिखेंगे सेकेंडरी बेटा, और आपको 1 दिखेगा जो कि क्या है, प्राइमरी है बेटा, जो कि आपका प्राइमरी है। टाइपो एरर हो गया, सॉरी मुझसे। आपको 4 तो दिखेंगे सेकेंडरी वाले और एक दिखेगा आपको प्राइमरी वाला अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो आपके अल्कोहल के अंदर रिएक्शन दिखती हैं वो सारी रिएक्शन दिखाने में कैपेबल रहेगा जो प्राइमरी वाले दिखा सकते हैं। ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस हो गई, आपके अलग अलग तरीके के सब्स्टिट्यूशन हो गए, वो दिखाने के चांसेस यहाँ पे थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एसिटाइलेशन हो सकता है क्योंकि OH ग्रुप है वो अटैक कर सकता है। सो अपॉन एसिटाइलेशन विद एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड ग्लूकोज फॉर्म्स पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव। तो क्या करता है वो, इसको छोड़ दो, बाकी सारे OH तो एक्टिव है ना, क्या करेगा वो इन सब के साथ रिएक्शन करेगा और एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट बना देगा। बन गया भाई, देख लो बन गया, कितना आसान है, बन गया भाई बन गया, देख लो। केवल CHO ग्रुप है जो जिसका एसिटाइलेशन में पार्टिसिपेशन नहीं होता है। आपको पता है कि जो आपका ROH है, ये रिएक्शन तो हमने पढ़ी हुई है भाई, ये है आपके पास। तो ये O जो है ये बेटा इधर अटैक करता है, ये इधर जाएगा, ये वापस आएगा, ये इधर चला जाएगा और यहाँ से ये H को लेकर चला जाएगा कुल मिला के। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बन जाएगा R O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R बन जाएगा, ये बन जाएगा। और साथ में यहाँ से निकल के जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड O OH निकल जाएगा। देखो एक एसिड बना हुआ है, एसिड बना हुआ है, और 5 बार ये रिएक्शन हुई थी क्योंकि 5 OH ग्रुप खाली थे हमारे पास, एक प्राइमरी और बाकी 4 सेकेंडरी वाले। तो आप देखो रिएक्शन हुई है इसके साथ, तो क्या बना है, CO CH3 ही बन गया है, CO CH3 ही बन गया है। देख लो भाई, देख लो वही रिएक्शन हुई है भाई, बहुत आसान रिएक्शन है ये तो, बहुत आसान रिएक्शन है। तो एसिटाइलेशन तो बहुत मजे मजे में हो जाता है इसका, एसिटाइलेशन बहुत मजे मजे में हो जाता है इसका। नोट कर लो भाई, नोट कर लो इसको फटाफट से। ठीक है, चलो भाई, अगर बात करेंगे एल्डिहाइडिक CHO ग्रुप की वजह से क्या रिएक्शन होने वाली है, तो आपको पता है एल्डिहाइडिक CHO ग्रुप रिडक्शन में पार्टिसिपेट जरूर कर सकता है। अगर मैं बात करूंगा तो व्हेन रिड्यूस विद सोडियम अमलगम एंड वाटर द एल्डिहाइडिक ग्रुप इन द ग्लूकोज इज रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, गिव्स सॉर्बिटॉल एज द प्रोडक्ट। तो उसमें क्या बनता है आपका, सॉर्बिटॉल बनता है। और ये रिएक्शन एक्चुअली में पूछी गई है, ये रिएक्शन आपकी पूछी गई है कि आपका मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, इसको अगर हमने लिया है सोडियम अमलगम के साथ और रिड्यूस किया है तो क्या बनता है, ये आपका सॉर्बिटॉल बन जाता है। सारे के सारे आपके CH2OH में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। बेसिकली क्या है आपके पास, अगर आप देखोगे ये CHO ग्रुप जो था, इधर था आपका CHOH, ये 4 टाइम्स था, और इधर था आपका CH2OH। तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। जब आप रिडक्शन करोगे
तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर CHOH 4 बार तो आ ही गए हैं, और ये भी CH2OH हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सॉर्बिटॉल। क्लियर है? वो मैंने लीनियरली दिखा रखा है, ये ऐसे मैंने आपको चेन की फॉर्म में दिखा दिया ताकि आप कंफ्यूज मत होना, आप कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? तो रिएक्शन तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रिएक्शन बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मैं बात करूंगा रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप में, तो भैया इसके केस में आप HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, रेड फास्फोरस के साथ HI लेते हो, तब भी आप रिड्यूस कर सकते हो। बस उस केस में क्या हो जाएगा, आप याद रख लेना कि भैया सारा का सारा पार्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा सारा का सारा पार्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा। और इसको अगर आप देखोगे, व्हेन रिडक्शन इज कैरीड विद हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस, द प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 आयोडोहेक्सेन एंड N-हेक्सेन। उसमें मेन प्रोडक्ट आपको N-हेक्सेन का मिलता है कि सारा का सारा रिड्यूस हो गया, या फिर आपको 2 आयोडोहेक्सेन मिल जाएगा कुछ अमाउंट केवल कुछ अमाउंट मिलेगा 2 आयोडोहेक्सेन का। मेन जो प्रोडक्ट है वो लिया जाता है N-हेक्सेन के लिए। और ये रिएक्शन पूछी जा चुकी है, ये रिएक्शन आपकी पूछी जा चुकी है कि अगर हम रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI लेते हैं तो एक बहुत अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है। अल्कोहल को भी ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है सिंपल, और आपका एल्डिहाइड जो है उसको भी ये कन्वर्ट कर देता है, तो ये आपको N-हेक्सेन देता है। अब ये रिएक्शन कहीं ना कहीं ऐसा बता रही है कि सच में इसकी स्ट्रक्चर ओपन चेन जैसी होनी चाहिए, सच में ऐसा बता रही है कि इसकी स्ट्रक्चर ओपन चेन जैसी होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि सारे के सारे ग्रुप जो हैं वो सब रिड्यूस हो जाएं और आपका N-हेक्सेन बना दे। N-हेक्सेन का मतलब समझते हो ना कि ये सिंपल चेन है आपकी, 1 2 3 4 5 और 6, N-हेक्सेन ये है बेटा। इसका मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर थी, तभी सारे ग्रुप क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन इंडिकेट तो करती है इस तरफ, कहीं ना कहीं ये रिएक्शन इंडिकेट तो करती है इस तरफ अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूंगा, तो अगर हम एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे ब्रोमीन वाटर ले लिया, तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड में, जो कि क्या है, एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, तो आपका जो CHO ग्रुप है वही केवल ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा और वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इस CH2OH का कुछ नहीं होने वाला, इसका कुछ नहीं होना, इसकी दाल नहीं गलने वाली है। तो आप देखोगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में केवल जो आपका एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड के अंदर क्लियर है? अरे भाई नोट कर लो भाई, फटाफट से जल्दी जल्दी नोट कर लो इसको। ठीक है ना, अगर ऑक्सीडेशन को मैं करता हूं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो भी आपका कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, क्योंकि वो इससे तो स्ट्रांग ही है। HNO3 के साथ करूंगा तो आप देखोगे इधर भी COOH और इधर भी COH आ जाता है ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा इसमें। तो आपका अल्कोहलिक ग्रुप इज आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू फॉर्म डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका दोनों तरफ COH आ जाता है, COOH आ जाता है बेटा, ये COOH। ठीक है, दोनों तरफ COOH आ जाता है। क्लियर है? नोट कर लो भाई, अच्छी रिएक्शन है, ये भी अच्छी रिएक्शन है, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरीके से खेला करते हैं इसके अंदर डन है क्या ये बात? फिर डन समझू मैं? चलो भाई, हाइड्रोजन साइनाइड का भी अटैक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप पे हाइड्रोजन साइनाइड का अटैक हो सकता है। और आपको पता है साइनोहाइड्रिन बनता है, आपको पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन। ये रिएक्शन हमने की हुई है, अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ बेटा, कि आपके पास एक कार्बोनिल सेंटर है, आपके पास CN नेगेटिव है बेटा, और साथ में आपके पास कार्बोनिल सेंटर है बेटा। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये इधर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, और अगर मैं H पॉजिटिव की प्रेजेंस में लेता हूँ बेटा ये, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन इधर बेटा CN आ जाएगा और इधर OH आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो ग्लूकोज फॉर्म्स अ साइनोहाइड्रिन। ये क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन करता है, डेरिवेटिव विद हाइड्रोजन साइनाइड, विच क्लियरली सजेस्ट कि इसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप तो जरूर है, इसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप तो जरूर है। देख लो भाई, साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है? ये सारी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, मतलब कुछ नया नहीं है, सब पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले यही पढ़ी थी। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन आपको पता है क्या है, आपका NH2OH है बेटा। इसके साथ अगर आप रिएक्शन करोगे C डबल बॉन्ड O ग्रुप की, मैंने आपको बताया था क्या हो जाता है,
इसकी अगर आप रिएक्शन करोगे तो ये पूरा पार्ट जो है आपका निकल जाएगा और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड एन ओ एच, ऑक्साइम बनता है। ऑक्साइम की फॉर्मेशन होती है, देख लो भाई क्या होता है आपका, ऑक्साइम की फॉर्मेशन होती है, कर दिया। सो ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्साइम। ये सारे टेस्ट जो हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हैं, ये सारे टेस्ट जो हैं वो आपके एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, देख लो भाई। कुछ नया नहीं कराया मैंने, सारी चीजें हम कर चुके हैं, और H2 यहाँ से निकल जाता है, सब कर चुके हैं, कुछ भी नया नहीं करा रहा हूं, सब कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। और आप देखोगे टॉलेंस रिएजेंट का भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो भैया ये जो CHO दिख रहा है ना, इसी को वो कन्वर्ट कर देगा COOH में। और अगर आपका ये रिडक्शन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, तो Ag जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा Ag के अंदर। तो बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, Ag2O यूज करते हैं, Ag2O हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर। जो हमारे पास ये एजेंट है इसके अंदर Ag2O होता है बेसिकली आपका, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में रहता है अमोनिया के साथ। तो उसमें अगर आपको याद भी हो, बेसिकली आपके पास जो मेन स्पीशीज है वो Ag पॉजिटिव है, जो रिएक्ट कर रही है। तो ये Ag पॉजिटिव आपका फाइनली कन्वर्ट हो जाता है रिड्यूस होके Ag में, और ये जो ग्लास की वॉल है उस पे सिल्वर की तरह पूरा स्टिक कर जाता है, तो वो सिल्वर मिरर जैसा बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। सो टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन when heated with glucose in a clean test tube, a shining mirror gets deposited on the wall of the tube, which shows that it has a aldehyde group which can be further oxidized to कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, ये भी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर टॉलेंस रिएजेंट के साथ कर रहा है तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी करेगा ना, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी कर सकता है, वो भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके साथ भी कर सकता है, तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी करेगा। तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करता है तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव का सॉल्यूशन होता है, तो फाइनली आपका ब्राउन पीपीटी बनता है, किसका, Cu2O का बनता है, रेड ब्राउन कलर का पीपीटी। सो इट इज अ डीप ब्लू सॉल्यूशन obtained by mixing failing A which is aqueous CuSO4 solution and failing B which is aqueous NaOH solution containing a small amount of Rochelle salt। होता क्या है बेसिकली कि जब इसको हीट करते हैं तो बेसिकली आपका कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस होता है कॉपर 1 पॉजिटिव में, और ये वाला पार्ट जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, आपका COOH में, ठीक है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका, COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। देख लो भाई, काफी ही सीधी सादी और इजी रिएक्शन है। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन काफी ही आसान है, इसकी काफी ही आसान है। अगर मैं बात करूं फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो ओसाजोन की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली ये रिएक्शन क्या है, आपकी बार मैंने NHNH2 लिया है, तो ये हाइड्राजीन था, और एक मैंने फिनाइल ले लिया है इसके साथ, तो आपको पता है जब ये कंबाइन करेगा तो इस ग्रुप से H2O को हटा देगा, तो ये बन जाएगा आपका एसोसिएटेड पार्ट विच इज हाइड्रा ओसाजोन बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर आपका दोबारा से रिएक्ट करेगा इस ग्रुप के साथ, यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज कर देगा सब C डबल बॉन्ड O के अंदर, और फर्दर फिर इस केस में क्या हो जाएगा, दोबारा से एक और मॉलिक्यूल जुड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ओसाजोन, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, डी ग्लूकोज कंटेन इन इट एन एल्डिहाइड ग्रुप एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्राजीन एंड द प्रोडक्ट इज एन ओसाजोन दैट इज ग्लूकोसाजोन इन केस ऑफ डी ग्लूकोज। तो इसके केस में ग्लूकोसाजोन बनता है बेसिकली आपका, वो रिएक्शन होती है आपकी। बढ़िया रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो, पूछ ली जाती है कभी कभी, तो ये देख लो भाई, कभी कभी पूछ ली जाती है ये। ठीक है, डन। सेम तरीके से एक रिएक्शन और है जो मुझे याद आ रही है, आप ये भी ले सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, रिएक्शन विद PCl5, ठीक है, ये भी ले सकते हो। ये है केवल OH ग्रुप के लिए, ये अल्कोहलिक ग्रुप के लिए है, देखो ये रिएक्शन, ठीक है। अभी एल्डिहाइड वाली नहीं कर रहे हैं, एक अल्कोहलिक, मुझे याद आ गई। ये रिएक्शन क्या है बेटा, आपको पता है कि स्ट्रक्चर है CHO, इधर है बेटा CHOH 4 टाइम्स, और इधर है बेटा आपका CH2OH। आपको पता है जब भी हम ROH की रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ क्या होता है,
आपको पता है PCl5 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, ये भी बॉन्ड ब्रेक होता है, ये भी बॉन्ड ब्रेक होता है, एक Cl इधर, एक Cl इधर और PCl3 इधर चला जाता है। तो आप अगर देखोगे इसको ध्यान से, क्या बनेगा आपका, RCl बनता है, साथ में POCl3 भी बनता है और साथ में आपका HCl भी बनता है। क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 ग्रुप हैं तो मुझे 5 बार PCl5 यूज करना पड़ेगा, मुझे 5 बार PCl5 यूज करना पड़ेगा। एल्डिहाइड तो करेगा नहीं रिएक्ट, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा CH, Cl आ जाएगा 4 टाइम्स और इधर आ जाएगा CH2, Cl आ जाएगा। 5 बार क्या बनेगा, POCl3 बनेगा और 5 बार ही क्या बनेगा, HCl फॉर्मेशन हो जाएगा। देख लो भाई, ये भी एक रिएक्शन है जो आपके काम आ सकती है, ये भी एक रिएक्शन है जो आपके काम आ सकती है, देख लो इसको। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के ऊपर। नाउ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स डू नॉट रिप्रेजेंट देयर एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक्चुअली में तो हम अभी तक जितनी भी बात कर रहे थे ना, सब ओपन चेन स्ट्रक्चर को लेकर ही बात कर रहे थे। इनफैक्ट दीज मोनोसैकेराइड्स एग्जिस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स इन दी स्ट्रक्चर। इनकी एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है ना वो ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है। कुछ एविडेंसेस हैं एक्चुअली में जो बताते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर होगी, कुछ एविडेंसेस ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बन सकती है। बट इनकी मेनली जो प्रॉपर्टीज हैं वो केवल और केवल क्लोज चेन से ही एक्सप्लेन की जाती हैं। नाउ दीज 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग एन ऑक्सीजन एटम इज नोन एज फ्यूरानोज। अगर 5 मेंबर्ड है, जैसे फ्यूरान होती है ना आपकी, तो ये फ्यूरानोज बोली जाती है। वाइल दी 6 मेंबर जो होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन होता है उनको हम बोलते हैं पायरान, वो पायरान से निकलते हैं तो इनको हम बोलते हैं पायरानोज। तो ये दोनों पार्ट जो है आपको याद रखने हैं, एक फ्रक्टोज के काम आएगा और एक ग्लूकोज के काम आएगा। ठीक है, एक फ्यूरानोज है, एक पायरानोज है। ठीक है। अगर मैं बात करूंगा, इट इज ड्यू टू देयर सिमिलरिटी विद द फ्यूरान एंड पायरान। तो ये आपको पायरान दिख रही है, अगर मैं फ्यूरान बनाऊंगा ना तो ये फ्यूरान हो जाएगी आपकी, फ्यूरान विल बी लाइक दिस, फ्यूरान विल बी लाइक दिस, दिस इज फ्यूरान। तभी आप THF बनाते हो ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, तो उसमें आप ये सारे पार्ट को रिड्यूस कर देते हो तब THF बनता है। और यहाँ पे भी आप अगर देखोगे ये आपका पायरान है, तो इनसे सिमिलैरिटी है इनकी स्ट्रक्चर्स की 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड से, इसलिए इनको फ्यूरानोज और पायरानोज बोलते हैं। ग्लूकोज क्योंकि 6 मेंबर्ड बनेगी तो उसको हम पायरानोज की कैटेगरी में डालेंगे, और फ्रक्टोज क्योंकि 5 मेंबर्ड बनेगी तो उसको हम फ्यूरानोज की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, आई होप दिस पार्ट क्लियर। मैं जानता हूँ बहुत सारे टर्म हैं इसके अंदर जो आपको याद रखने पड़ेंगे, बट यू आर ऑलरेडी प्रो, आप सभी लोग प्रो हो पहले से ही वो सारे नाम याद रखने के लिए, तो इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है आपको याद रखने में, अब बहुत आसानी से रख लोगे आप। क्लियर है, चलो अब मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर की। ये जो आपको दिख रही है दिस इज बेसिकली दी ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये आपको क्या दिख रही है, यहां पे ओपन चेन स्ट्रक्चर दिख रही है, जहां पर आपको दिख रहा है एक तो एल्डिहाइड दिख रहा है, एक एल्डिहाइड दिख रहा है, 4 आपको दिख रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल, और एक आपको दिख रहा है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये आपको पहले से ही दिख रहे हैं, ये आपको पहले से दिख रहे हैं इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर। बट अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इसको क्लोज चेन कैसे देखा जाए, किस तरीके से बनाया जाए। अगर आप क्लोज चेन को देखोगे आपको इस तरीके की एक स्ट्रक्चर दिखती है। मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं कि ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज है। आपको 2 अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी, जहां पर फर्क बस इतना है बेटा, फर्क बस इतना है कि ये जो आपका H और OH की पोजीशन है ये आपको अलग अलग दिख रही होगी। जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाला जो कार्बन है, ये जो आपका कार्बन है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाला, यहां पर आपको फर्क दिख रहा होगा H और OH की पोजीशन में। आगे 2 टर्म आएंगे, एक एपीमर आएगा, एक आपका एनोमर आएगा, तो मैं बताऊंगा उनका भी मतलब क्या है, यहीं से आपको पता चलेगा इसी स्ट्रक्चरल एनालिसिस से। ठीक है, चलो जी। अगर मैं बात करूं, when either of these forms are dissolved in water and allowed to stand, it gets converted in an equilibrium solution
ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म थ्रू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन। तो बेसिकली होता क्या है, जब इनको डाला जाता है तब ऐसा देखा गया है कि अल्फा बीटा ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं और थोड़ा सा अमाउंट, बहुत कम अमाउंट जो है ओपन चेन का भी रहता है। इसीलिए कुछ प्रॉपर्टीज ओपन चेन से भी एक्सप्लेन हो जाती हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर थोड़ी देर ठहरने के बाद वो ओपन चेन भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। काफी अच्छी चीज है इसके अंदर, ये समझने के लिए काफी ही बेहतरीन चीज है। आप देखोगे मैक्सिमम केस में तो आपको बीटा डी ग्लूकोज ही दिखेगा, बट कुछ स्मॉल पोर्शन जो है ये वाला ओपन चेन का प्रेजेंट है। इसीलिए आपको क्या मिलता है, सम एविडेंसेस फॉर ओपन चेन स्ट्रक्चर। आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी कुछ एविडेंस देखने को मिलते हैं। बाकी सारे तो एविडेंस जो हैं वो आपके क्लोज चेन के ही हैं, पर आपको यहां पे दिखता है क्योंकि वो कुछ अमाउंट उसका मिल जाएगा। नाउ एज द रिजल्ट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम 112 डिग्री टू 52.7 डिग्री। क्योंकि इक्विलिब्रियम जब सेटअप होता है तो अल्फा डी जो है वो बीटा डी में कन्वर्ट होने लगता है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो अल्फा डी इनिशियली बहुत ज्यादा था तो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन थी 112। अब क्योंकि उसके अंदर बीटा डी भी आ गया है तो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन कंपनसेट हो जाती है। तो आपका देखते हो कि बीटा डी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, किससे, 19 डिग्री से 52.7 डिग्री। तो जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो ओवरऑल स्पेसिफिक रोटेशन कितना हो जाता है आपका, 52.7 डिग्री ही हो जाता है। आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। क्लियर है, देख लो भाई, देख लो। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और जरा समझते हैं स्ट्रक्चर को। अगर आप देखोगे दिस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन सॉल्यूशन विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। इसका नाम क्या आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि म्यूटा रोटेशन होती क्या है। क्योंकि ग्लूकोज की दो अलग अलग फॉर्म होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ दैट ग्लाइकोसिडिक ऑक्सीजन ऑन दैट ऑफ दैट कार्बन ऑन द ग्लाइकोसिडिक साइड, जो ग्लाइकोसिडिक साइड थी जहां पे ऑक्सीजन कनेक्ट हुआ था उसके साथ, तब आपको ये सिचुएशन देखने को मिलती है। देखो अगर आप देखोगे बेसिकली होगा क्या, मैं आपको बताता हूं, कि आपके पास ये था CHO ग्रुप था बेटा, इधर आप देखोगे ये आपके पास, इसको मान लो ये परिस्थितियां थी आपके पास, ये परिस्थितियां थी बेटा, और ये OH ग्रुप था बेटा, ठीक है, ये 1 था बेटा, ये 1 था बेटा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 था, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे आके डोनेट करता है, ये ऊपर जाता है, और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इसको अप्रोच कर लेता है। अगर ऐसा कुछ अप्रोच करेगा बेटा तो कैसा दिखेगा आपको, आपको परिस्थितियां कुछ ऐसी दिखेंगी। देखो भाई ये हो जाएगा C, इधर देखोगे 1 2 3 4, ये O से कनेक्टेड है आपका, ये O से कनेक्टेड है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई है, ये हो गया है आपका CH2OH। अब देखो यहाँ दो चीजें हो सकती हैं, या तो OH इस तरफ आ जाए और H इस तरफ चला जाए, सही है कि नहीं, आपकी कार्यल सेंटर बन गया है। या फिर स्थिति ये भी हो सकती है बेटा, या फिर स्थिति ये भी हो सकती है, या फिर स्थिति ये भी हो सकती है, ये कार्बन है, OH इस तरफ चला जाए बेटा और H इस तरफ आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। बस इसीलिए आपको दो फॉर्म अलग अलग देखने को मिलती हैं, एक पार्ट जो जाता है अल्फा का हो जाता है और एक पार्ट जो जाता है बीटा का हो जाता है। क्योंकि अल्फा के केस में म्यूटा रोटेशन ज्यादा थी, बट थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम में आते आते अल्फा बीटा में भी कन्वर्ट होने लगता है, तो उसकी जब अमाउंट कम हो रही है तो उसकी म्यूटा रोटेशन भी कंपनसेट होगी। इसकी म्यूटा रोटेशन 90 डिग्री थी केवल 19, तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है क्योंकि इसका अमाउंट बढ़ रहा है। फाइनली वो दोनों जाके एक जगह कंपनसेट हो जाते हैं, जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है तो ओवरऑल जो आपकी रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन, वो 52.7 पे आके रुक जाती है। इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। देख लो भाई, काफी ही अच्छा केस है, काफी ही बढ़िया केस है।
आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। देख लो भाई, डन है, डन है। चलो जी, बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या है दी टर्म एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज रेफर्स टू। अब जो मैं आपको बता रहा था, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये है आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 1 एंड कार्बन 4, a mixture of D glucose and L glucose, enantiomers of glucose, isomers of glucose that differ in the configuration of carbon 1। अब देखो, आप ध्यान से समझना, इसका आंसर मैं आपको करता हूं, इसको आंसर मैं आपको यहां पे करता हूं। ऐसे ऐसे आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऐसे आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स जो ग्लाइकोसिटिक साइट पे जाके, ये आपकी, ये क्या है, इसको मैं बोलूंगा दिस इज ग्लाइकोसिडिक साइट, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग हुई थी, जो कार्बोनिल था, इसके ऑक्सीजन ने जाके बाइंड किया था। ये ग्लाइकोसिडिक साइड है। इस फर्स्ट कार्बन को देखो, ये फर्स्ट कार्बन को देखो, और यहां पे आप देखोगे OH नीचे है और H ऊपर है। और इसी फर्स्ट कार्बन में आप देखोगे, जब इसको अटैक किया गया था, तो एक OH ऊपर और एक H नीचे, ये आ सकता था। और मैंने आपको यहाँ पे भी बना के दिखाया, ये वाला देखो, मैंने आपको यहाँ पे बना के, इस कार्बन 1 पे HOH या OH और H। ऐसी परिस्थितियों में जो आपके आइसोमर्स बनते हैं बेटा, ऐसी परिस्थितियों में जो आपके आइसोमर्स बनते हैं, जो जनरली C1 पे डिफर करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उनका नाम दिया जाता है एनोमर्स। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एनोमर्स बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनोमर्स का असली मीनिंग क्या है। जहां पे OH ग्रुप जो है वो आपका C1 पोजीशन पे डिफर करता है। C1 पोजीशन पे जब आपका OH डिफर करता है, तब हम उसको बोलते हैं आपका OH ग्रुप डिफर एट C1 पोजीशन, उसको हम बोलते हैं एनोमर्स। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लो भाई, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। देख लो भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर्स इन C1 कार्बन इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं एपिमर्स। तो आपका क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। अब देखो आ गए, यहाँ पे कन्फर्मर्स आ गए, एपिमर्स आ गए, एनोमर्स आ गए एंड एनेंशियोमर्स आ गए। ठीक है, अब हमने अभी पढ़ा था कि अल्फा और बीटा डी जो हैं, इसमें केवल डिफरेंस कितना होता है, यहां पर C1 पोजीशन पे OH का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, OH का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये हमने अभी पढ़ा था, ये हमने अभी पढ़ा था। तो बेसिकली अल्फा डी और बीटा डी क्या हो जाएंगे आपके, क्योंकि दोनों ही प्लस हैं, दोनों ही प्लस हैं। डेक्स्ट्रो और लीवो होता तब मैं इसको बोलता कि दे आर एनेंशियोमर्स, तब मैं बोलता एनेंशियोमर्स है। तो एनेंशियोमर्स तो नहीं है, क्योंकि इनका सेम ही पार्ट है, प्लस प्लस, मतलब दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं। अब मैं बोलूंगा C1 पे ही सारा डिफरेंट हो रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, एनोमर्स। अगर C1 के अलावा कहीं और डिफर होता है तो उनको हम बोलेंगे एपीमर्स। एट एनी अदर पोजीशन, एट एनी अदर पोजीशन अदर देन C1, अगर इसके अलावा कहीं और डिफर करता है ना वो, तब उसको हम क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि दैट शुड बी दी एपीमर। तब उसको बोलेंगे एपीमर, कि अगर आपके पास दो सेम कार्बो ग्लूकोज टाइप के मॉलिक्यूल हैं C6H12O6, बट उनमें कार्बन 1 को छोड़ के बाकी जगह पे ऑक्सीजन या OH ग्रुप की पोजीशन डिफर कर रही है, तब हम उसको बोलते हैं कि वो क्या होते हैं, एपीमर्स होते हैं। तो एपीमर्स भी नहीं होंगे, और कन्फर्मर तो हो ही नहीं सकते। कन्फर्मर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, रोटेशन थोड़ी कर रहे हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के थोड़ी कर रहे हैं, तो कन्फर्मर तो है ही नहीं आपके। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, देख लो, एनोमर्स ही आ जाएगा। क्लियर है।
काफी इजी क्वेश्चन है, देखो काफी ही इजी क्वेश्चन है। चलो अब अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास काफी सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो शो करते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर आपकी बनेगी। काफी सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो शो करते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगी, जिसमें कुछ रिएक्शन हम अभी कर भी चुके हैं। अगर मैं बात करूंगा द ओपन चेन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज अकाउंट्स फॉर द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन सेटिस्फैक्टरली बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन सम ऑफ द रिएक्शन। जैसे आपने देखा होगा हमने ऑक्साइम बनाया था, बिल्कुल सही बात है कि ऑक्साइम जो है आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। हमने ऑक्साइम बनाया था, ये बिल्कुल कंफर्म है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। देखो भाई, इवन आपने HCN के साथ रिएक्शन कराई थी, HCN के साथ जो रिएक्शन हुई थी वो भी प्रूव कर रही थी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है। आपने इवन HI के साथ जो रिएक्शन कराई है, आपने इवन PCl5 के साथ जो रिएक्शन कराई है, HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, हेक्सेन बना था ना इसमें, और PCl5 के साथ भी जो रिएक्शन कराई है, ये सारे ही प्रूव कर रहे हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर रहा होगा कहीं ना कहीं। बट कुछ चीजें हैं जो नहीं कर पाता है, जैसे इवन दो एन एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3 और NH3, इनके साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि NH3 एक अच्छा क्या है, डोनर एटम है, तो उसको अमोनिया को कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करना चाहिए था, जबकि वो नहीं करता है इस केस में। नाउ ग्लूकोज डज नॉट गिव द शिफ्ट बेस्ड टेस्ट, तो शिफ्ट बेस्ड टेस्ट जो एल्डिहाइड के लिए स्पेसिफिक होता है ये उसको भी नहीं दे पाता है। तो मतलब कुछ तो लोचा है इसकी रिएक्शन में, कुछ तो गड़बड़ है, वो अब देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे क्या होता है। अगर मैं बात करूं एविडेंस अगेंस्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर में, तो मुझे पता है ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी काम है कार्बोनिल सेंटर पे वो अटैक करते हैं। यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी रिएक्शन नहीं हो पाती है, पता है। और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, तो ये जो है आपका हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ भी पूरा रिएक्ट नहीं कर पाता, केवल एक ही पार्ट इसका रिएक्ट करता है। आई बात समझ में? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो आप देखोगे 2 आइसोमेरिक मिथाइल ग्लूकोसाइड्स अल्फा एंड बीटा आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ग्लूकोज विद मिथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। तो अगर मैं ये रिएक्शन परफॉर्म करता हूं और वो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज अगर ब्रेक होती है, तो 2 आइसोमेरिक मिथाइल ग्लूकोसाइड्स, एक अल्फा और एक बीटा, ये फॉर्म होते हैं ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ग्लूकोज। तो अगर वो पहले से ही ओपन होती स्ट्रक्चर तो एक ही साइड पे OH फिक्स रहता, पर मुझे पता है यहाँ पे क्योंकि वो C1 सेंटर पे OH की पोजीशन अलग अलग है, तो जब आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो दोनों मिलने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए आपको दो अलग अलग मिलते हैं, एक अल्फा वाला भी मिलता है, एक बीटा वाला भी मिलता है, जो बताता है कि डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर जो थी ये ओपन चेन नहीं थी, ये कहीं ना कहीं क्लोज चेन स्ट्रक्चर हुआ करती थी। ठीक है, और ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म, तो हमने ये भी देखा कि इसका म्यूटर रोटेशन वाला फैक्टर भी है, तो अगर इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर होती तो इस तरीके का बिहेवियर नहीं मिलता। अगर मिल रहा है इसका मतलब क्या है, यहां पर कोई ना कोई इशू तो है। सो ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म अल्फा एंड बीटा, इसका मतलब क्या है, अल्फा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 110 डिग्री हमने देखा था, बीटा का जो देखा था वो हमने देखा था केवल 19 डिग्री, और जब म्यूटा रोटेशन होता है तो हमने देखा था कि वो कितना आ जाता है, वो आपका 52.7 डिग्री पे आ जाता है। क्योंकि दो रोटेशन मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दो रोटेशन तभी पॉसिबल हैं जब वो आपका क्लोज चेन में हो और C1 पे दो कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग मिल रहे हो। आई बात समझ में? तो ये सारे एविडेंस बताते हैं कि ये ओपन चेन में नहीं क्लोज चेन में रहना पसंद करेगा। देख लो भाई, देख लो, काफी ही बढ़िया एनालिसिस है, काफी ही बढ़िया एनालिसिस है इसका, तो काफी ही बढ़िया एनालिसिस है, देख लो, देख लो। तो आज जितनी भी हमने चर्चा की है अभी सारी बेसिक की है, तो मैं बोल सकता हूं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज शोज म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन तो भैया तभी पॉसिबल है जब आपकी क्लोज चेन में होगा। सो ऑल दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में भैया प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब आप कुछ तो गड़बड़ी कर दोगे। आई बात समझ में? क्लियर है? तो यहां से अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो हम समझेंगे कि भैया कौन कौन से टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर का एनालिसिस कैसे किया जाता है, और बेसिकली जो आपके डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड है उनको किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। आज हमने जितना भी पार्ट रखा है वो बहुत बेसिक रखा है, एकदम लाइट रखा है, ताकि आपको समझने में कोई भी इशू ना हो। आगे हम बात करेंगे सबसे पहले इनके क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में, जो इनकी क्वालिटी को जस्टिफाई करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे फर्दर आपके प्रोटीन्स के बारे में, आपके न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, आशा करता हूं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। काफी बेसिक सेशन था, देखो क्योंकि थ्योरी है ये,
मतलब जहां मुझे लगेगा कि रिएक्शंस को बताना है, उनकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है, या प्रीवियस ईयर में कोई बहुत टफ क्वेश्चन आ चुके हैं उनको बताना है, मैं डेफिनेटली बताऊंगा। बट अदरवाइज ये मान के चलो आप एनसीईआरटी की रीड करो, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको शांति से पढ़ लो, दैट्स इट। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। क्लियर है? चलो जी, तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट रखा है ताकि आप इस थ्योरी को एब्जॉर्व कर पाओ, नोट्स बना पाओ प्रॉपर तरीके से। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट लेक्चर में आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूं जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और फिर बाकी चर्चा करेंगे बेटा अगली क्लास में। ठीक है, अंटिल देन हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसी पढ़ाई करते रहो, और हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास से क्वेश्चन का एनालिसिस फिर से स्टार्ट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें, और बाकी देखते हैं अगर कोई इशू आएगा तो हम उस तरीके से डील कर लेंगे। मैं बस यही चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। जितनी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से बढ़ेगी, जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा सॉल्व करोगे, उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और बाकी तो फिर मतलब बहुत इजी पार्ट है, लास्ट पोर्शन में पहुंच गए हम, इसके बाद केवल रिवीजन ही बचता है। तो कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन का, सारे जो आपके कन्वर्जन है जिससे आपको डर लग रहा है, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको करा सकूं, ताकि आपका जो डर है वो भी चला जाए पूरे तरीके से। ठीक है, चलो फिर इसी के साथ आज के सेशन को बेटा यहीं समाप्त करते हैं, और मुझे लगता है 2 से 3 सेशन इसके और रिक्वायर्ड होंगे इस चैप्टर के, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उन 2-3 चैप्टर में हम पहले बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की, और साथ में कन्वर्जन के 20 से 30 क्वेश्चन रोज डेली बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा अप हो जाए। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। अंटिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऐसे हंसते रहो।